हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू रैंक सीजर। तो बेटा हमारी चल रही है सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज और उसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिप्रेशन देने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या दिया था, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले पढ़ा था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसके बाद में जो नंबर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो बेटा इस वीडियो को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वीडियो को स्पेशली प्लीज स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। नीट जेई बोर्ड सब सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद नीट जेई के जितने भी पीवाईक्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब अलग अलग पैटर्न से जो भी क्वेश्चन हुए हैं उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अब हम शुरुआत करते हैं, डिप्रेशन देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, कि क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उसी लिक्विड के सॉलिड का। ठीक है, तो ये कह रहा है एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज सेम, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग मतलब किसी चीज को जमाना। तो बेटा जमेगा कब, जब कोई लिक्विड फेज में होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फेज में। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमना। क्या होता है बेटा, जमना। तो कोई भी लिक्विड है हमने लिया, उसको जमाएंगे तो किस फेज में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। जैसे कि मैंने वाटर लिया, ठीक है, अब मैं इसको जमाऊंगा, इसको मैं फ्रीज करूंगा तो ऑफकोर्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर। किसके अंदर, आइस के अंदर। तो बेटा जी जमेगा तभी, वो तभी जमेगा जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर इसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट का खेल यह है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से पता चल रहा है डिप्रेशन मतलब कम होना। किसी भी इंसान या फिर किसी को भी डिप्रेशन हो जाता है तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, कोई भी इंसान होता है वो कमजोर पड़ जाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होती है। वैसे ही डिप्रेशन को हम कोरिलेट करेंगे कम से। क्या करेंगे यहाँ पे, कम से। और क्या कम होगा यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होना बेटा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होना। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं बेटा, अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर बनाता हूं सबसे पहले, क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर में कंटेनर ही बनाते हुए आए। तो मैंने कंटेनर बनाया, इसके अंदर क्या डालता हूँ मैं, प्योर सॉल्वेंट डालूंगा, जैसे हम पहले डालते हुए आए थे। ठीक है, इसमें मैं क्या डालूंगा बेटा, इसमें डालूंगा मैं प्योर सॉल्वेंट। क्या डालता हूँ इसमें, प्योर सॉल्वेंट में डालता हूँ इसमें। ठीक है, मैं यहाँ डालूंगा प्योर सॉल्वेंट। तो हमें पता है बेटा जब मैंने प्योर सॉल्वेंट डाला तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा, वेपर प्रेशर बनाएगा बेटा। और वेपर प्रेशर क्रिएट किसकी वजह से होगा, वेपर की वजह से। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे, उसको हम गर्म कर रहे थे, मतलब हीट दे रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट नहीं देंगे, इस जो लिक्विड है यहाँ से हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं करूंगा कि इस लिक्विड में से, इस कंटेनर में से मैं क्या करूंगा, हीट को चूस लूंगा, मतलब एब्जॉर्ब करूंगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करूंगा मैं, हीट को मैं क्या करूंगा, एब्जॉर्ब। क्योंकि हमें क्या करना है, आफ्टर ऑल जमाना है किसी को, किसी भी लिक्विड या किसी सब्सटेंस को जमाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से हीट को एब्जॉर्ब करूंगा। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे लिया था वो लिया था प्योर सब्सटेंस। क्या लिया था बेटा, प्योर सब्सटेंस। इसको मैं बोल सकता हूँ जो ग्रीन कलर का है, प्योर सब्सटेंस, जिसको मैं बोलूंगा प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलूंगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट, जो कि मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, तो वाटर आपको पता है कितनी डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, मतलब जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होता है बेटा। ठीक है, ओके, समझ गए आप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दूसरा कंटेनर लेता हूं, एक और मैं दूसरा कंटेनर लेता हूं। ठीक है, मैंने लिया दूसरा कंटेनर। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या डाला, वही प्योर सॉल्वेंट डाला। ठीक है, मैंने वही प्योर सॉल्वेंट डाला। वैसे ये प्रैक्टिकल हम उस कंटेनर भी कर सकते थे, बट मैं थोड़ा अलग से हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, क्योंकि हम डिप्रेशन करवा रहे हैं। तो कंपैरिजन मतलब एक रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम रिलेट करके भरते हैं किसी भी चीज़ को। तो मैंने क्या लिया, दूसरा कंटेनर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर
इसके अंदर क्या करूंगा बेटा, मैं सोल्यूट ऐड करूंगा। क्या करूंगा, सोल्यूट। और सोल्यूट कौन सा ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कौन सा, नॉन वोलेटाइल। तो मैंने क्या किया बेटा, ये जो मैजेंटा कलर से जो आपको दिख रहा है ये क्या, सोल्यूट है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया बेटा सोल्यूट, ये मैंने ऐड कर दिया सोल्यूट, जो कि था नॉन वोलेटाइल। क्या था, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। और जो प्योर सब्सटेंस है ग्रीन कलर का था, ये क्या था, ये प्योर सॉल्वेंट जिसे मैं बोलूँगा, ये क्या था, H2O था, जो कि था ग्रीन कलर का। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या किया, जब हम ऊपर वाले कंटेनर में जब हम एब्जॉर्ब कर रहे थे इसकी हीट को, मतलब इसको ठंडा कर रहे थे, ठंडा कब होगा, जब उसमें से मैं हीट को एब्जॉर्ब कर लूँगा, निकाल लूँगा, तो आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने पे क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने इसको हीट को एब्जॉर्ब किया, और ये कितने डिग्री पे जम जाता है पानी, आपको पता है, पानी जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सेकंड कंटेनर में क्या किया, वही प्योर सॉल्वेंट लिया था, अब मैंने डाला सोल्यूट, जो कि सोल्यूट एक चुटकी नमक मान लो मैंने डाल दिया, जो कि क्या था, नॉन वोलेटाइल। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसकी हीट को एब्जॉर्ब करूंगा, इसमें जो हीट होगी ऑफकोर्स उसको क्या करूंगा, मैं एब्जॉर्ब करूंगा, हीट को एब्जॉर्ब करूंगा, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, आफ्टर ऑल इसको ठंडा करना है, इसकी हीट को मुझे निकालना है। ठीक है, हीट को क्या करूंगा, मैं एब्जॉर्ब करूंगा। बट जब आपको पता है सोल्यूशन का फॉर्मेशन कब होता है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिला लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे सोल्यूट था और यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट, दोनों को मिला लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया सोल्यूशन। क्या बन गया, ये सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो बेटा जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था, तब यहाँ पे भी इसके प्योर सॉल्वेंट की वजह से कोई ना कोई वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सेकंड कंटेनर में मैंने क्या किया, जब मैंने क्या बना लिया इसको सॉल्वेंट, तो इसके कारण भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो आएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसे हीट एब्जॉर्ब करी, तो बेटा प्योर सॉल्वेंट कितने डिग्री पे जम गया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बट जब मैंने सॉल्यूशन पे हीट एब्जॉर्ब करी, सॉल्यूशन से मैंने हीट को एब्जॉर्ब किया, तब कितने डिग्री पे जमा, तो बेटा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था -2 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। ठीक है, मतलब इससे भी कम, मतलब 0 डिग्री से भी कम था। ठीक है, अब ये कैसे हुआ। ठीक है, तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, क्या देखने को मिल रहा है कि जब मैं सोल्यूट मिलाता हूं किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो था उससे कम हो जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन मतलब कम हो गया इसके फ्रीजिंग पॉइंट का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे ही बोलेंगे। तो बेटा यही डेफिनेशन थी, केमिस्ट्री भी यही कहती है कि व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा जी हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर यदि मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करूंगा, तो जो वेपर प्रेशर था किसका, सॉल्यूशन का, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो आफ्टर ऑल हमने क्या किया, इसको ठंडा किया, मतलब इसके टेम्परेचर को कम किया, तो इसका वेपर प्रेशर भी आफ्टर ऑल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बेटा जी जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, ये तो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के क्या हो गया बेटा, कम हो गया। इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब एनसीईआरटी इस चीज को कैसे समझाती है, एनसीईआरटी ग्राफ के थ्रू इस चीज को समझाती है। तो हम ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग में पढ़ लेते हैं ग्राफ क्या कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाला है, हल्के में मत लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छे समझ नहीं पाते हैं इसको। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाएंगे, और किसके बीच में बना रहे हैं ग्राफ, हम बनाएंगे बेटा ग्राफ वेपर प्रेशर, मतलब ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर के बीच में, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। मतलब टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ, और वेपर प्रेशर किधर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, इनके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा, आपने देखना कभी एनसीईआरटी खोल के, एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है इस ग्राफ के अंदर, वो इस तरीके की एक लाइन है, वो इस तरीके की एक लाइन है। ठीक है, मतलब इस तरीके की एक लाइन दी गई है, जिसे लिखा गया है प्योर, इसको लिखा गया है सॉलिड, क्या लिखा गया है, सॉलिड सॉल्वेंट, इसको लिखा गया है बेटा उसके अंदर सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। तो मैं पहले बता देता हूं ये लाइन का क्या मतलब है। ये लाइन ली गई है फेजर डायग्राम से, कहां से, फेजर डायग्राम, जो कि फिजिक्स का एक कंसेप्ट है। ठीक है, वहां से लाइन लिया गया था इसको, मतलब ये ग्राफ है जो कि एक्सपोनेंशियली दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं बेटा,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसी कहानी को हम ग्राफ के अंदर शो करेंगे, बस एनसीईआरटी यही कहती है। इसी ग्राफ में जो भी हमने किया है वो यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफ भी हमें बताएगा कि भाई कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिया था, प्योर सॉल्वेंट लिया था ऊपर वाले कंटेनर में, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आया था, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, जनरली पानी लिया, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। और आपको पता है कि ग्राफ के जो टॉप पे ये डॉटेड लाइन है, जो हम इससे पहले भी ग्राफ पढ़े थे उसमें हम समझ गए थे इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ये क्या था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। और इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, पी एक्सटर्नल बोलते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का यदि वेपर प्रेशर इस पर टच हो जाता है तो उबलने लगता है, वो क्या करने लगता है, उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, इसलिए हम इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये लाइन यह भी रिप्रेजेंट करती है कि ये पी एक्सटर्नल है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस उबलता कब है, जब उसका वेपर प्रेशर उसके पी एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब ये उबलता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे हम उबाल नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम ठंडा कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम एनर्जी दे रहे थे, गर्म कर रहे थे कंटेनर को, बट यहाँ पे हम गर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो बेटा जी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, मेरे पास क्या था, मेरे पास था प्योर सॉल्वेंट, मेरे पास था प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट को मैं क्या करूँगा बेटा, इस डॉट से लेके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको जमाना है, ना कि इसको बॉईल करना है। बॉईल करता तो मैं इसको ग्राफ को एक्सपोनेंशियली ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाता, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, इस वजह से इसके जो ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो बेटा ये है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये शो कर रहा है प्योर सॉल्वेंट, जो कि ये कर रहा है कि टेम्परेचर के साथ जो वेपर प्रेशर का जो कनेक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके प्योर सॉल्वेंट का, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड फेज का ये ग्राफ है, मतलब यहाँ पे टच हो जाएगा तो समझ लो कि ये जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, मतलब ये जो प्योर सॉल्वेंट था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जम जाएगा, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी इस पॉइंट पे आके जमेगा, तो मैं इस लाइन को नीचे की टेम्परेचर की लाइन के साथ मिलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको मिलाया, ठीक है, तो इस डॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको मैं बोल सकता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इस पॉइंट पे आके, इस टेम्परेचर पे आके प्योर सॉल्वेंट जम जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमने लिया था प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि वाटर लिया था, ठीक है, हमने इसको जमा दिया इस फेजर डायग्राम के इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, जम गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड किया, वो भी किया नॉन वोलेटाइल। ऐड करने के बाद मैंने क्या बनाया, इसका सॉल्यूशन, क्या बनाया बेटा, इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया। अब इसका भी बेटा हमें क्या करना है, इसको भी जमाना है। तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और लाइन खींच के इसको एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करके और इस पॉइंट पे आके आपको पता है क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वेपर प्रेशर को कम कर रहा हूँ। ओवरऑल पहले हम बॉइलिंग एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर रहे थे, वेपर प्रेशर को ऊपर की ओर बढ़ा रहे थे, और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तभी तो जमेगी कोई चीज़। आप गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बट आप उसको ठंडा करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। तो आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, इस वजह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है क्या, वेपर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ये रहा, ये क्या है, वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डाउन करता हूँ वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है, ग्रीन कलर का, ये है सॉल्यूशन का, किसका है ये है सॉल्यूशन का, किसका है बेटा, सॉल्यूशन का। तो प्योर सॉल्वेंट का भी बना लिया हमने और क्या बना लिया, सॉल्यूशन का, ठीक है। अब इसमें ग्राफ में क्या देखने को मिल रहा है, ग्राफ में ये देखने को मिल रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ था वो ये था ब्लू कलर का, बट जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर देखो ये डिक्रीज हो रहा, ये डिक्रीज बोलते हैं, मतलब कम होना। वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जिस पॉइंट पे जमा वहाँ पे मैं डॉट लाइन खींचता हूँ और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो मैंने प्योर सॉल्वेंट क्या लिया था, वाटर लिया था। प्योर सॉल्वेंट क्या लिया था बेटा, मैंने वाटर लिया था। वाटर कितने डिग्री पे जम रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब मैंने ये ले लिया वाटर, और कितने डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, ठीक है। बट जैसे ही मैंने सोल्यूट मिलाया,
तो सोल्यूट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो गया। क्या हो गया बेटा? कम हो गया। देखो ये कम हो रहा, पहले इतना था प्योर सॉल्वेंट का, बट अब कितना हो गया ये। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट को मैं लिख सकता हूँ, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको मैं इससे डिनोट कर सकता हूँ, जो कि है इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ TF0 से। क्या? TF0, जो कि क्या दर्शा रहा है? वो ये शो कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इस पॉइंट को बोलेंगे TF0। क्या बोलेंगे बेटा? TF0 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन किया, वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर आके इस पॉइंट पे आके क्या हुआ? ये जम गया। तो इसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मैं लिख देता हूँ TF। क्या लिख देता हूँ? TF। और दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आया, इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा TF। क्या बोलूंगा इसको? डेल्टा TF। डेल्टा T, डेल्टा क्या शो कर रहा है? चेंजेस को शो कर रहा है। तो मतलब पहले प्योर सॉल्वेंट कितना डिग्री पे फ्रीज हो रहा था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, बट जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कितना हो गया बेटा? -2 डिग्री। मान लो ये फिक्स डिजिट नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है -25, मतलब कुल मिला के बात है 0 डिग्री से कम होगा। ये क्या होगा बेटा? 0 डिग्री से कम होगा। तो ऑफकोर्स पहले क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था, बट अब क्या हो गया? माइनस, मतलब कम हो गया। टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे 1 डिग्री मान लो, यहाँ पे 2 डिग्री मान लो, यहाँ पे 4 मान लो, यहाँ पे 5 मान लो। इधर है तो ये मान लो -1 मान लो, ये -2 डिग्री मान लो, -3 डाल। तो कुल मिला के बात है कि जो पहले सॉल्वेंट था उसका जो टेम्परेचर था, जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया, उसको सॉल्यूशन बनाया और फिर मैंने उसको ठंडा किया, तो क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। और डिप्रेशन किस में हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसे ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे ही हम बोलते हैं, इसे डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलता है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसे बोला जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। उसी लिक्विड की सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं आगे ये भी लिख सकता हूं। तो ओवरऑल में क्या लिख सकता हूं? इसको ओवरऑल में लिख सकता हूं कि डेल्टा TF, जो कि क्या है? सॉल्यूशन, जो कि क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। किसके बराबर होगा ये? किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा बेटा इसके। अब हमको पता है ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो ज्यादा क्या है इसमें? TF0 0 डिग्री, और कम क्या है? -2 TF। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 - TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 - TF। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, जहां पे डेल्टा TF क्या है? जहां पे TF0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, और TF क्या है बेटा? यहाँ पे TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे बेटा हम। ठीक है, फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा? इसमें एक और कंसेप्ट है, छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, फॉर्मूला है बहुत इंटरेस्टिंग सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि बराबर होता है TF0 - TF। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेटा FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं ये भी ले सकता हूं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज्यादा होगा किसका? प्योर सॉल्वेंट का, जो कि वाटर लिया था हमने 0 डिग्री था। ठीक है, किससे ज्यादा होगा? सॉल्यूशन के। ठीक है, क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे हम इसको डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूले का। तो बेटा जो डेल्टा TF होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा TF जो है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा TF को मैं बोलूँ तो डेल्टा TF किसके बराबर होगा? डेल्टा TF बराबर होता है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्ट मोलेलिटी के। किसके? स्मॉल m, मोलेलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। ये होता है मोलेलिटी। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म जो भी यूज कर रहे हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? कंसंट्रेशन टर्म जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम? मोलेलिटी। क्या? मोलेलिटी यूज कर रहे हैं, जो कि हम एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी कर रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, जो कि क्या है, मोलैलिटी है। इसको हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी, जो कि क्या है बेटा, मोलैलिटी है। ठीक है, अब इसको आगे और डिराइव कर सकता हूं मैं, तो इसको आगे कैसे डिराइव करूंगा, ठीक है। अब मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। क्या लिख सकता हूं, के एफ एम। के एफ क्या है, कांस्टेंट आ गया। इसकी एक शर्त थी कि तू जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को उठाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे इसकी जगह। तो तू एक काम कर, मेरे भाई को उठा ला, टी एफ की जगह के एफ को भी उठा ला। टी एफ के साथ के एफ भी लगा देते हैं हम, ठीक है, के एफ लगा देते हैं। ठीक है, ये कैटरीना कैफ वाला के एफ नहीं है बेटा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या हो गया, के एफ एम। क्या हो गया बेटा, के एफ एम। अब के एफ क्या है यहाँ पे, के एफ क्या है, ये है मोलल, इसको हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, कांस्टेंट इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मैं इसको एक और नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको मैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलता हूं। ठीक है, और के एफ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो के एफ की मैं यूनिट लिख सकता हूं। तो के एफ की मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी, वही किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। ठीक है, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब बेटा इसकी मैं बात करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और डिराइव करेंगे। ये बेटा ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, काम आएगा आपको। तो मैं स्टार लगा देता हूँ इसमें, 3 स्टार, इसको बना देते हैं हम SI। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, ये भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको सॉल्विंग में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हमने यूनिट देख ली। ठीक है, अब बेटा के एफ को मैं ये भी लिख सकता हूँ, जैसे के एफ है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई एम, डेल्टा टी एफ बाई स्मॉल एम। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ये किसके लिए हुआ, एक मोलल के लिए हुआ। तो हम ये भी बोल सकते हैं के एफ इजिकल टू डेल्टा टी एफ बाई एम, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जनरली आप याद रखिए। ठीक है, इसको थोड़ा और इलोबरेट कर लेते हैं डेल्टा टी एफ को। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ स्मॉल एम। ठीक है, और स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिख सकता हूं, सॉल्वेंट इन ग्राम। क्या लिख सकता हूं, सॉल्वेंट इन ग्राम या किलोग्राम भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये होती है मोलैलिटी। क्या होती है, मोल। तो बेटा मोलैलिटी का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम या किलोग्राम, जिसको मैं N अपॉन W भी लिख सकता हूं। इसको मैं और ओपन, तो बेटा NW की वैल्यू हम लिखते हैं M की जगह, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, M की जगह N अपॉन W लिख सकता हूं, N अपॉन W। ठीक है, यहाँ पे N किसके बारे में बात कर रहा है, N बात कर रहा है सोल्यूट के बारे में। क्या, सोल्यूट के बारे में, जिसे मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि A क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। पहले हमने प्योर सॉल्वेंट को कंटेनर में डाला, उसे मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा था, और बाद में मैंने डाला सेकंड नंबर पे सोल्यूट, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और सॉल्वेंट इन ग्राम, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ A। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। अब हम इसको और ओपन करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी करते हैं इसको। तो बेटा जी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और डब्ल्यू क्या है, वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या था, किलोग्राम या ग्राम के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है एन क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल। एन का भी हम थोड़ा सा इसको और ओपन करके लिख लेते हैं। तो एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू मतलब भार बटा किलोग्राम, भार बटा मोलिकुलर वेट, मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इस एन की जगह पुट कर देता हूँ। अब इसको मैं एन की जगह पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन डब्ल्यू। एन क्या था, सोल्यूट का था, तो डब्ल्यू बी और एम डब्ल्यू आएगा, ये भी सोल्यूट का आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, इंटू डब्ल्यू ए। अब हम इसको ग्राम में ले रहे हैं, तो 1000 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर ऑल जो हमारे पास जो फॉर्मूला मिला, जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, इसी के
इसी की हेल्प से हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटा मेन फॉर्मूला है ये, इसको मैं 3 स्टार कर देता हूँ। सारे भी एमसीक्यू जो भी कुछ है वो सब इसी फॉर्मूला से होंगे, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि के एफ क्या है। के एफ को मैं बोल सकता हूँ कि ये है मोलल, 1 मोलल ऑफ सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। और डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी को लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू बी है, बी क्या था, सोल्यूट, तो क्या है वेट ऑफ, यह है वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर बाहर मास ऑफ सोल्यूट भी हम लिख सकते हैं। एम क्या है, मोलिकुलर वेट, एम बी मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए है भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट, यह है वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जिसे हमने सबसे पहले नंबर में कंटेनर में डाला था, ठीक है स्टूडेंट्स। के एफ का मतलब आप जानते ही हो, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल देखो किस किस पे आ सकता है, डेल्टा टी एफ निकलवाएगा, सीधी सी बात है। तो ये फॉर्मूला भी काम आएगा, ये फॉर्मूला भी काम आएगा, मेन फॉर्मूला ये, ठीक है। और आपसे डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी हो, टी एफ नॉट की पूछ रहा हो या टी एफ की भी दे रखी हो, तो आप इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करके आप इसका डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा ये के एफ क्या होता है, के एफ बराबर होता है डेल्टा टी एफ बाई एम, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा इलोबरेट करके लिखूं तो के एफ की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ आर टी एफ स्क्वायर बटा 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसकी, के बी की, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, के बी के एफ की सॉरी क्या लिख सकता हूँ, आर टी एफ स्क्वायर बटा 1000 अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने के लिए, जहाँ पे टी एफ क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टी एफ क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टी एफ क्या है, यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डी एफ पी, ठीक है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जो हमें एनर्जी फ्यूजन के लिए चाहिए वो होता है, ठीक है। और बस इसको हम यही लिख सकते हैं, हाँ इसमें एक डिजिट और आएगी, एक आएगा एम, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं एम भी लिखूंगा, जो कि क्या है, ये कैपिटल एम है, जो कि कैपिटल एम नहीं, कोई सा भी हम लिख सकते हो, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं है, ये है बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं के एफ की, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इतना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो बेटा जी एमसीक्यूज के लिए ये आप एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमने ही निकाल लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आप में, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि एम भी निकलवा लेता है, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ बी मतलब सोल्यूट। तो ये मोलिकुलर वेट आपसे निकलवाए, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, एग्जाम के अंदर मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट आपसे निकलवाएगा, तो बेटा एम बी हमें निकालना पड़ेगा। तो एम बी का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एम बी को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिया हमने, एम बी वाई को बाहर लेंगे, तो ऑफकोर्स मैं क्या लिख सकता हूँ, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो बेटा एम बी की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं, एम बी की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, एम बी की वैल्यू को भी हम किससे निकाल सकते हैं बेटा, एम बी की वैल्यू को भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जनरली जो फॉर्मूला या फिर टॉपिक, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो कुछ टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड ही पूछेगा बेटा, सीधी तो है ना ये, हाँ। तो किन से पूछ सकता है ये, आपको या तो डेल्टा टी एफ निकलवाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला टी एफ नॉट माइनस टी एफ मैंने आगे पढ़ा चुका हूँ। ये वैल्यू आप जो वैल्यू दी गई है आप पुट करोगे, आप आराम से डेल्टा टी एफ निकाल लोगे। के एफ की वैल्यू बता देता हूँ, के एफ की वैल्यू जो हम वाटर के लिए पढ़ते हैं वो क्या होता है, 1 पॉइंट, क्या होती है के एफ की वैल्यू बेटा, के एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.26 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। बस आप ये याद रखो वाटर के लिए बस, ठीक है। के एफ की वैल्यू मैंने आपने लिख दी, डब्ल्यू बी आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, डब्ल्यू ए भी एग्जाम में दिया हुआ होगा, और निकलना क्या चाहता है, निकलवाना चाहता है एम बी, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट।
तो आप ये फॉर्मूले पुट करके इसके अंदर वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये था बेटा हमारा डेल्टा टी एफ। अब ये क्या कह रहा है आगे, एक छोटी सी थ्योरी हो रहा है बेटा इसमें। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जैसे मैं डाउन करूंगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर भी डाउन होता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, याद रखना बस। ठीक है, तो वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन का कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री था पानी का और यहाँ पे -2 डिग्री, मतलब इससे कम था। डेल्टा टी एफ क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। डेल्टा टी एफ बराबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को बाहर ले लेंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट क्या दिया गया है कि टी एफ एंड मोलिलिटी आर द सेम ऑर्डर। हाँ, कभी भी याद रखना जो डेल्टा टी एफ है ये आपसे पूछ सकता है। जैसे कि मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ आपके लिए, छोटू सा एक ग्राफ बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा, इससे आप कंसेप्ट समझ जाओगे। ठीक है बेटा, हमने एक ग्राफ बनाया था ये वाला, टी एफ को समझने के लिए ये ग्राफ बनाया था, ये वाला बनाया था ना, एनसीईआरटी वाला ये वाला। बस इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कभी भी। मान लो ये मैंने बनाई बॉर्डर लाइन, जो कि क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था और पी एक्सटर्नल था, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने क्या किया, ये बना ली प्योर सॉल्वेंट के लिए एक लाइन। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए बना ली। ठीक है, डन। और ये बना ली मैंने सॉल्यूशन के लिए, मैंने 2-3 सॉल्यूशन ले लिए यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया सॉल्यूशन फर्स्ट, ये ले लिया सॉल्यूशन सेकंड, ये ले लिया सॉल्यूशन थर्ड, और जो ये पीली लाइन जो मैंने ली है ये ले ली मैंने प्योर सॉल्वेंट की लाइन। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, जम रहे हैं बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि हमने फेजर डायग्राम में जो सॉलिड के लिए जो फेजर बनाया था उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को बनाने के लिए हमको इसको टच करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके जम रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये पूछ सकता है ये सॉल्यूशन फर्स्ट का है, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये रहा जो कि यहाँ आएगा, ये है प्योर सॉल्वेंट पीएस का। ठीक है, अब ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछ सकता है कि टीएफ किसका होगा, डेल्टा टीएफ किसका होगा, ये पूछ सकता है डेल्टा टीएफ किसका होगा। ठीक है, ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछ सकता है, ये आपको एम की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, एम की वैल्यू पूछ सकता है। और ठीक है, तो डेल्टा टी एफ में पूछो किसका ज़्यादा होगा, तो बेटा डेल्टा टी एफ किसका होगा बेटा, ऑफकोर्स इस सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, मतलब जो चेंजेस होगा किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर, किसके अंदर, जो डिप्रेशन के अंदर जो चेंज होगा वो किसका होगा। इसका ऑर्डर में देखूँ तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर होगा 3rd, 2 और फिर 1st, और सबसे कम आएगा प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, जो हम कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे वो नो मैटर नहीं करता है। ठीक है, मोलिलिटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी एफ के, तो इसका भी ऑर्डर जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा 3, 2, 1। ठीक है, अब मान लो क्या बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होगी बेटा, इसके बराबर होती है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी एफ एंड द मोलिलिटी मतलब एम आर इन द सेम ऑर्डर, याद रखना डेल्टा टी एफ और जो मोलिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, वो एक ही ऑर्डर में चलती है। कौन सा चलती है बच्चों, एक ही ऑर्डर में ये चलेगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे टी एफ की बात कर लेता हूँ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ की मैं बात कर लूँ, इसका ऑर्डर पूछूँ तो बेटा सॉल्यूशन का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ऑर्डर निकलवा सकता है, थ्योरेटिकल में भी निकलवा सकता है, ऑब्जेक्टिव में। बट यहाँ लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन द रिवर्स ऑर्डर, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि द सॉल्वेंट इज मिक्स विथ 4 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम। 3 सॉल्वेंट को मिक्स किया, एक 4 ग्राम को किया, एक 6 को किया, एक 8 को किया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो मैंने सोल्यूट मिलाया था वो 4 ग्राम मिलाया, फिर मिलाया सेकंड में 6 ग्राम, फिर मिलाया 8 ग्राम। तो हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट की वेट को, क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, और सोल्यूट की क्वांटिटी पे ही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितना हम सोल्यूट मिलाते हैं, एक चुटकी मिलाया तो उसमें बेटा फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो गया, बट मैं यहाँ पे 6 ग्राम मिलाऊंगा तो और कम होगा,
8 ग्राम मिलाऊंगा तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ए बी सी रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द ऑर्डर। हाँ, तो ये ऑर्डर पूछ रहा है बेटा, वैसा ही क्वेश्चन है। तो डेल्टा टी एफ का ऑर्डर क्या होगा, डेल्टा टी एफ का ऑर्डर क्या होगा, तो डेल्टा टी एफ का ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1, मतलब 3 का सबसे ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जितनी क्वांटिटी नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के बढ़ेंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 3 to 1। डेल्टा टी बी भी आ गया, पर डेल्टा टी बी पूछ लिया है, डेल्टा टी बी का भी सेम ऑर्डर होगा। जैसे सोल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा, नॉन वोलेटाइल मिला रहे हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो किसका होगा, 3 का, फिर होगा 2 का, फिर होगा 1 का। मोलैलिटी ये भी सेम कंसेप्ट, क्योंकि एक ही ऑर्डर में चलता है, डेल्टा टी एफ और एम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वो भी 3 डिग्री एंड 3 to 1 होगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको ये समझ में आ गया वो आराम से कर सकता है। ठीक है, ये आप ग्राफ को एक बार और रिवाइज करना और अच्छे से समझना, बहुत ही मजा आएगा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टी एफ, ये डिक्रीज हो रहा है विद द डिक्रीज विद अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो बेटा ये गलत है। ठीक है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, नहीं, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये इनकरेक्ट है बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लेस देन द सॉल्वेंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन था वो लेस देन था किसके, सॉल्वेंट के, बट सॉल्वेंट का था बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉल्यूशन कितना था -2, तो कम क्या होगा, ये होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये गलत है। ठीक है, तो एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या फिर नॉर्मल करेक्ट इनकरेक्ट वाला है, तो बेटा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेटमेंट इज द फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड करेक्ट। ये आराम से आप कर लोगे, कोई बड़ी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं। ये एसरेशन रीजन बेस्ड है, ये पूछ रहा है व्हेन NaCl इज एडेड टू द वाटर। ठीक है, NaCl मतलब नमक को मैंने एडेड कर दिया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ के बारे में पूछ रहा है, ऑब्जर्व, बिल्कुल सही है। रीजन पूछ रहा है लोअर ऑफ द वेपर प्रेशर ए सॉल्यूशन कॉजेज द डिप्रेशन पॉइंट। ठीक है, तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो सॉरी वेपर प्रेशर भी कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग, बिल्कुल सही है, उसी के कारण हो सकता है। तो बेटा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, तो बेटा यही क्वेश्चन थे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, फिर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। जब हम घर के अंदर आरओ का वाटर यूज़ करते हैं वो क्या कंसेप्ट वर्क करता है, कौन सा उसके पीछे की उसके बिहाइंड में साइंस कौन सी है, उसके बारे में पढ़ने वाले बहुत इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाला है। थैंक यू सो मच।